सभी प्रतिभागियों को मेरा नमस्कार। आज हम तत्पुरुष समास के अंतिम चरण में हैं, जहां हमने व्यधिकरण, समानाधिकरण, नए तत्पुरुष, उपपद समास आदि तत्पुरुष के भेदों के बारे में पढ़ा। इतने अधिक वर्गीकरण किए गए समानाधिकरण, तत्पुरुष और तत्पुरुष के रूप में, जितना अधिक हम वर्गीकरण करेंगे उतना ही ये समास ज़्यादा सरल होगा। अगर इसको वर्गीकरण के अभाव में पढ़ाया जाए तो ये काफ़ी कठिन हो जाता है। इसलिए एक एक टॉपिक्स को, एक एक शॉर्ट बिंदु को लें हम। जैसे आपने कल पढ़ा उपपद समास, तो वह एक अलग लाइन है कि उपपद समास के अंतर्गत हमको जो कुछ निश्चित शब्द से दिए हुए हैं उनका प्रयोग अगर उत्तर पद में मिलता है, इसका मतलब उपपद समास की श्रेणी में ले लेंगे। नए तत्पुरुष पढ़ा कल हमने कि नए तत्पुरुष के रूप में प्रथम पद विग्रह के रूप में न होता है और उसकी जगह हम ए या अन करते हैं, तो उसको एक अलग श्रेणी में लेंगे। अब देखिए, इसके बाद आज कुछ और इस तरह के तत्पुरुष समास के भेद हैं जिनको भी हमें समझना होगा, क्योंकि इस तरह के भी उदाहरण आते हैं। अब डायरेक्ट उसमें पूछता है कि कौन सा समास है, तब उसको तत्पुरुष ही भर देना है। लेकिन अगर इस तरह से नाम आता है तब उसको एक अलग नाम, एक अलग संज्ञा दी जाती है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ प्रादि तत्पुरुष की। प्रादि तत्पुरुष से तात्पर्य देखिए, यहाँ एक विशेष बात ये याद रखें हम। प्रादि तत्पुरुष का अर्थ है कि उपसर्गों के साथ जो समास होते हैं, जिसमें प्रथम पद उपसर्ग होगा, वहां जो समास की प्रक्रिया है, अब उसको एक तरफ ले जाइए कि उपसर्ग वाले समास कौन कौन से हो सकते हैं। उपसर्ग वाला जो महत्वपूर्ण समास है वो तो अव्ययी भाव है, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था पहले कि वो एक अव्यय के रूप में मान लिया जाता है और अव्यय के रूप में ही बाद में उसकी पहचान की जाती है। लेकिन वह एक स्पष्ट पहचान थी कि पहले अव्यय आएगा यानी उपसर्ग आएगा, उसके बाद में जो पद के अंत की जो प्रक्रिया होती थी उसमें बहुत कुछ समझने की बात है और अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि अव्ययी भाव कब होगा। तो अव्ययी भाव में वहाँ विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ था, अव्ययी भाव में वहाँ दीर्घ मात्राओं का प्रयोग नहीं हुआ था। इसका मतलब जब इस तरह की मात्राएं नजर आएगी, उस तरह की स्थिति नहीं आएगी, इसका मतलब अव्ययी भाव नहीं है। और तब हम चलते हैं किधर? प्रादि तत्पुरुष की तरफ। इसलिए तीन समास, उपसर्गों के साथ तीन प्रकार के समास हो सकते हैं। एक आप पढ़ चुके अव्ययी भाव, वहाँ स्पष्ट पहचान थी कि वहाँ अंत में क्या आ सकता है। अंत में उसमें अम आ सकता है, ह्रस्व ई आ सकता है, ह्रस्व उ आ सकता है, री आ सकता है, दीर्घ मात्राएं नहीं आ सकती, विसर्ग नहीं आते, उसके रूप में हमने उसको पढ़ लिया है। अब उसके विकल्प में क्या रहेगा, उसके एवज में क्या होगा, क्योंकि उपसर्ग वाला समास इस तरह का भी शब्द मिल सकता है, तब उसको हम प्रादि तत्पुरुष पढ़ रहे हैं। आगे बहुब्री में भी कुछ पढ़ेंगे, तो बहुब्री में इसमें वही अंतर करें जो मैंने कल आपको बताया था कि वहाँ कुछ शब्दों में अंत में परिवर्तन हो जाए, जो उत्तर पद है उसमें कुछ विकृति कर दी जाए, उसको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कर दिया जाए, नपुंसकलिंग कर दिया जाए, नपुंसकलिंग से पुल्लिंग कर दिया जाए, तब वहाँ वो प्रादि तत्पुरुष ही वहाँ बहुब्री की लाइन में चला जाएगा। इस तरीके से हम उपसर्ग वाले समासों पर अपना पूरा अधिकार रखें कि उपसर्ग वाले समासों को हम बता सकते हैं आराम से। देखिए, अब यहाँ प्रादि तत्पुरुष की बात चल रही है। प्रादि तत्पुरुष का मतलब है कि जैसे ये मैंने एक उदाहरण लिखा, सुनदी, और अब पूछा गया कि बताओ सुनदी में कौन सा समास। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही कोई पूछे कि समास कौन सा, तो पहले देखो दोनों पद क्या क्या है। तो पहला सु, दूसरा नदी। इसका मतलब सु क्या है? एक उपसर्ग, एक अव्यय, और उसके साथ जब समास करें तो पहले ही श्रेणी में आएगा कि अव्ययी भाव हो सकता है। लेकिन यहाँ रुकेंगे, अव्ययी भाव की स्थिति यहाँ नजर नहीं आ रही, यहाँ दीर्घ इकार की मात्रा का प्रयोग है। अगर ये अव्ययी भाव होता तो ये ई ह्रस्व होता, इसलिए यहाँ दीर्घ है। इसका मतलब यह अव्ययी भाव से बाहर निकल चुका। और अब नंबर 2 पर आते हैं हम, ये प्रादि तत्पुरुष कहलाएगा। और प्रादि तत्पुरुष के रूप में यहाँ ये इसकी पहचान नजर आएगी। इसलिए मान लो कोई इस तरह का उदाहरण, कोई जैसे दूसरा उदाहरण लिखा आपने, जैसे ये लिखा सुजनः, पूछा गया कौन सा समास, स्पष्ट उत्तर देंगे विसर्ग का प्रयोग हो रहा है, या अव्ययी भाव नहीं हो सकता।
ये आपका प्रादि तत्पुरुष। इस तरीके से उपसर्ग के बाद वाले शब्द के अंत में जो प्रक्रिया है उससे हम बता सकेंगे कि यहाँ प्रादि तत्पुरुष है। जब बहुब्री का पढ़ने का टाइम आएगा तब इससे उसको अंतर करें। अभी आप सभी को इसमें रखें प्रादि तत्पुरुष के रूप में। तो अब थोड़ा सा ये ध्यान से देख लें कि ऐसे शब्दों को तो हम पहचान लेंगे कि ये प्रादि तत्पुरुष के उदाहरण हैं, लेकिन कई बार उसका विग्रह के रूप में आ जाता है या उसकी और थोड़ी सी डिटेल की जानकारी हमको होनी चाहिए। तो प्रादि तत्पुरुष को आप इस तरह से पढ़ें। प्रादि तत्पुरुष का मतलब यहाँ इसके साथ जब प्रादि तत्पुरुष होंगे तो एक तो आपका प्रथमा विभक्ति के रूप में होगा, एक द्वितीया के रूप में होगा, एक तृतीया, चतुर्थी और पंचमी। 5 विभक्तियों के आधार पर पाणिनि और वार्तिककार कात्यायन ने प्रादि तत्पुरुष को समझाया। अब ये 5 विभक्तियां जो लिखी हुई है ये सिर्फ इस बात के लिए आप इस तरीके से पढ़ें इसको। सबसे पहले प्रथमा के रूप में याद किया तो प्रथमा के रूप में प्रय उपसर्ग आ सकता है, सु आ सकता है, दुर आ सकता है, वी आ सकता है। ये 4 उपसर्गों का अधिकांश प्रयोग प्रथमा के रूप में किया जाएगा और उसके साथ हम प्रादि तत्पुरुष उत का भी प्रयोग होता है, लेकिन उसके उदाहरण बहुत कम होते हैं। प्रय, सु, दुर और वी, इन 4 को अच्छी तरह याद रखें। इन 4 के साथ अगर बाद का पद उसी स्थिति में आता है जिस प्रकार से उसका जिस लिंग में वो लिखा हुआ है, तब वहां आपको प्रादि तत्पुरुष उत्तर भरना है। देखिए, प्रय के साथ जो हम उदाहरण लिख रहे हैं, अर्थात जैसे एक उदाहरण लिखा मैंने, प्राचार्य। अब देखा आपने कि पहले तो शब्द को देखिए और शब्द देखने के बाद ये बताओ 2 पद कौन कौन से हैं। तो पहला प्रय है, दूसरा आचार्य है। तो अब निश्चित, और फिर लास्ट में देख रहे हो विसर्ग, इसका मतलब विभाव नहीं है। इसका मतलब नंबर 2 पर दूसरी श्रेणी में पहुंच रहे हैं हम, यानी ये प्रादि तत्पुरुष कहा जाएगा। और यहाँ पहला पद प्रय है, इसलिए प्रय के रूप में देखिए प्रगत शब्द भी लिख सकते हैं, प्रकृष्ट भी लिख सकते हैं। प्रगत है आचार्य, प्रकृष्ट है आचार्य, इस तरह का विग्रह करके वहाँ जो प्रथम पद का उत्तर पद होता है उसका लोप होकर के उसके उपसर्ग के साथ दूसरे पद को जोड़ा जाता है। इसलिए प्राचार्य में समास पूछे तो हमको प्रादि तत्पुरुष भरना है। अगर अव्ययभाव तत्पुरुष आते हैं तब तत्पुरुष भरना है। समानाधिकरण के रूप में पूछता है तो समानाधिकरण के रूप में भरना है। इस तरीके से प्राचार्य, प्रगत है आचार्य, प्रकृष्ट है आचार्य, जहाँ भी प्रय होगा और उसके बाद अगर हम अव्ययभाव की श्रेणी में नहीं जा रहे हैं तब वहाँ आपको इस तरह का प्रयोग तत्पुरुष के रूप में भरना है। एक दूसरी बात ये भी है कि जहाँ पर कुछ उपसर्गों का प्रयोग अव्ययभाव समास में निहित किया गया था कि जो कौन कौन से अर्थों में प्रयोग किए जाते थे, विभक्ति में, समीप में, समृद्धि में, वृद्धि में आदि में, उनमें वहाँ इन 2 उपसर्गों का ज़्यादा महत्व था अव्ययभाव में। प्रय और वी के रूप में बहुत कम उदाहरण वहाँ देखने को मिले थे, यानी उनको विशेष उस सूत्र में दिखाया नहीं गया था। इसलिए प्रय और वी के साथ तो हम अधिकांशतः अगर कोई अव्ययभाव की जैसी स्थिति में भी नजर आएगा तब भी उसको हम प्रादि तत्पुरुष लिखेंगे। इसलिए जैसे एक शब्द लिखा ये प्रय पितामह है, तो यहां भी यही विग्रह होगा, प्रगत है पितामह है। प्रय के साथ दूसरा जो पद है उसके साथ हम प्रगत की तरह प्रकृष्ट या प्रगत के रूप में विग्रह करके और उसका विग्रह करते हैं और उसमें आपको प्रादि तत्पुरुष उत्तर भरना है। इसी तरह से देखिए, जैसे एक उदाहरण लिखा ये प्रगति,
अब पूछा गया प्रगति में कौन सा समास। आपको तो देखना है दोनों पद, पहला प्र है, दूसरा गति है। गति के पश्चात विसर्ग का प्रयोग है, तब तो श्योर हो गया कि ये प्रादि तत्पुरुष ही है। और तब विग्रह करेंगे प्रकृष्टा गति। गति शब्द स्त्रीलिंग है। जब हमने प्रत्यय पढ़े थे तब 3 प्रत्यय मैंने पढ़ाया था, और 3 प्रत्यय शब्द विसर्गांत होता है और वो स्त्रीलिंग होता है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग होगा, इसलिए प्रकृष्टा गति। तो यहाँ इस तरीके से प्र उपसर्ग के साथ हमको विग्रह करना है। बाद वाला शब्द स्त्रीलिंग है तो इधर प्रकृष्टा लिख दो, पुल्लिंग है तो प्रगत लिख दो, नपुंसकलिंग है तो प्रगतम लिख देंगे। इस तरीके से हम प्रादि तत्पुरुष के प्रथम इन उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। एक देखिए सु। अब सु के मैंने उदाहरण लिखे, सुनदी, सुजनय, सुनदी। अब सु वाले में विग्रह आपको ये लिखना है, थोड़ा याद रखें। शोभने शब्द का प्रयोग करते हैं, अगर वो स्त्रीलिंग है तो शोभना हो जाएगा, और पुल्लिंग है तो शोभने के विसर्ग आ जाएगा। और दूसरे शब्द को ऐसे कैसे लिख देंगे, शोभना नदी, ये होगा शोभने जनय। जैसे आ गया सुपुरुष है, क्या लिखेंगे, शोभनय पुरुष है। सुपुरुष है करते हैं, इसका मतलब शोभनय पुरुष है। इसी तरह जैसे सुक्ति लिखते हैं, शोभना उक्ति, इस तरीके से विग्रह। एक ये उदाहरण है जैसे सुभाषितम, यहां जरूर ध्यान रखें, ऐसे उदाहरणों को चिन्हित कर लें, क्योंकि इस उदाहरण को देख करके हम अव्ययी भाव की तरफ भी चल सकते हैं, क्योंकि पहले उपसर्ग है, पीछे हम आ रहा है। लेकिन याद रखो, सु का प्रयोग अव्ययी भाव में जहां किया गया था, उसके साथ जब कोई पुल्लिंग जैसे शब्द थे और उनके पश्चात जब अम आ रहा था, तब वहां आपका अव्ययी भाव था। जैसे एक उदाहरण लिखा था हमने, सुमद्रम, मद्रा नाम समृद्धि, उस समृद्धि के अर्थ में होता है। लेकिन याद रखो, सुभाषितम एक ऐसा उदाहरण है जिसमें आपको अव्ययी भाव की पहचान नजर आते हुए भी इसमें आपको प्रादि तत्पुरुष ही वरना है। प्रादि तत्पुरुष का नाम नहीं भी आए तो समानाधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि दोनों में समान विभक्ति होती है। इन दोनों का नाम नहीं आए तो आपको तत्पुरुष वरना है, क्योंकि जो समानाधिकरण तत्पुरुष है वो भी कर्मधारय का नाम है, कर्मधारय के नाम से भी इसका प्रयोग दोनों में समान विभक्ति है। इसलिए शोभनम भाषितम ये विग्रह करेंगे। अब अगर बाद में मैं है तो इधर शोभनम आ जाएगा, तो ये शोभनम भाषितम, इस तरह से विग्रह करेंगे। इसी तरह दुर का विग्रह करेंगे। जैसे एक लिखा, जैसे दुस पुरुष है, विग्रह क्या करेंगे, दुष्ट है पुरुष है। दुर उपसर्ग का प्रयोग, दुर का मतलब दुस और दुर एक ही है। जहां पर पहला दूसरा अक्षर आएगा तब हम स करेंगे, और तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होगा तब हम उसको र कर देंगे। तो दुष्पुरुष के रूप में किया। जैसे कि लिखा, अब दुर का उदाहरण के रूप में, जैसे दुर्विचार है। अब पूछा गया दुर्विचार में कौन सा समास, कितना सरल है। पहले देखा उपसर्ग, उसके बाद देखा विचार, एक शब्द विचार के रूप में लिखा रहता है, इसी तरह का पुल्लिंग शब्द है, तब तो सुनिश्चित है कि ये तत्पुरुष समास हुआ और प्रादि तत्पुरुष हुआ। विग्रह दुर के लिए, दुष्ट के लिए दुष्ट ही शब्द का प्रयोग करेंगे। दुष्ट विचार है, दुष्ट है विचार है, दूषित है विचार है, इसके रूप में विग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ अब इसकी जगह हमको दुर उपसर्ग लिखना है। तो दुर के साथ जहाँ पर विसर्ग का प्रयोग है तब उसके रूप में हम प्रादि तत्पुरुष भरेंगे। अब ऐसे बहुत शब्द आएंगे, जैसे दुर्गति आएगा तो प्रगति की तरह हो जाएगा, दुष्टागति हो जाएगा। ठीक है, दुर के रूप में आपको ऐसा करना है। वी के रूप में जैसे एक शब्द लिखा आपने, ये विज्ञानम, वी को विशिष्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए विशिष्टम ज्ञानम, विज्ञान।
विशेष ज्ञान का नाम विज्ञान है। जहां पर वी का प्रयोग होता है, वी को भी हमने अव्ययी भाव के अंतर्गत नहीं रखा था, इसलिए यहाँ अम आते हुए भी इसको भी हमको प्रादि तत्पुरुष में ही जगह देनी है। वी और सु के रूप में, वी तो हमने वहाँ पढ़ा ही नहीं था, वी उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव में नहीं हुआ था उस मुख्य सूत्र के आधार पर, इसलिए वी के रूप में अधिकांश जो भी उदाहरण आएगा इसका मतलब उसको हम प्रादि तत्पुरुष के रूप में भरेंगे यहाँ। लेकिन ये जरूर याद रहे कि बाद वाला शब्द उसमें प्रधान होना चाहिए। अब विज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान है और यहाँ ज्ञान जो उत्तर पद है वही प्रधान है, भाषितम ही प्रधान है, गति ही प्रधान है, क्योंकि वहाँ ज्ञान की चर्चा होगी, विशेष ज्ञान की, इसलिए उसमें ये तो एक विशेषण है, ये मुख्य चीज़ ये है। तो इस तरीके से बाद का पद निर्धारित करेगा कि ये प्रादि तत्पुरुष है। अब जैसे एक उदाहरण आ गया यह इस तरह का विधवा, अब पूछा गया है कौन सा समास। अब यहाँ देखो एक एक सेकंड लगेगा, बताइए अव्ययी भाव है कि नहीं है, बिल्कुल नहीं, अव्ययी भाव में आ नहीं होता बाद में, इसलिए वो निरस्त हो गया। इसके बाद प्रादि तत्पुरुष पे आ जाओ, प्रादि तत्पुरुष में देखो वी हो सकता है, बाद वाले शब्द को देखो क्या है, हो सकता है इस शब्द का आप लोगों को अर्थ नहीं आता हो, तो ऐसे स्थिति में याद रख लें कि ये मूल शब्द धवय होता है, धवय यानी पति होता है, तो धवय शब्द नहीं लिखा हुआ यहाँ आ लिखा हुआ, इसका मतलब अब ये प्रादि तत्पुरुष भी नहीं है, अब ये बहुब्री की श्रेणी में चला जाएगा, क्योंकि आपने एक पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बना दिया है, इसलिए ये अब ये प्रादि तत्पुरुष में भी नहीं रहेगा, ये किस में चला जाएगा, बहुब्री में। इस तरीके से हम प्रादि तत्पुरुष पे जो बात कर रहे हैं, तो प्रादि तत्पुरुष में ये चार हम प्रथमा विभक्ति के रूप में याद रखें, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी के रूप में तो आपको सिर्फ एक एक उपसर्ग याद कर लेना है, कि जैसे मान लो द्वितीय के लिए अधिकांशतः अति का प्रयोग होगा, क्योंकि उपसर्ग तो और भी हो सकते हैं और दूसरे के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश जो उदाहरण पढ़े गए और पढ़ाए गए और जिनको सूत्र में जगह मिली वृत्ति के रूप में, तो वहाँ अति को याद रखें। अति के साथ जब भी आप प्रादि तत्पुरुष पढ़ें तब ये याद कर लें कि उसके विग्रह में उसको आपको अतिक्रांत लिखना है, और उसके बाद जो शब्द आएगा उसको आपको द्वितीय विभक्ति में प्रयोग करना है। जैसे माला शब्द है तो मालाम हो जाएगा, तो अतिक्रांत है मालाम, अब इसका जब समास करेंगे तो ये अति मालय होगा, और यहाँ हमको बताना है प्रादि तत्पुरुष। या एक नोट करें कि अब जो द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी के चारों के जो प्रादि तत्पुरुष होंगे, यही एक ऐसा स्थान है तत्पुरुष समास का जो हमको गलत उत्तर की ओर प्रेरित कर सकता है, यानी उसमें हम बहुब्री की तरफ चल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। इन चारों में विशेष याद रखें कि आपका जो बाद वाला जो शब्द है वो पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग की जगह पुल्लिंग जैसा नजर आएगा, लेकिन फिर भी वो बहुब्री नहीं होगा, इसलिए याद कर लें आप। तो ये चार उपसर्ग याद कर लें एक तरह से, एक अति और एक तृतीय वाला औ, चतुर्थी में परि और पंचमी में निर। हालांकि उपसर्ग औ की जगह दूसरा भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक समास के भेद के भी भेद के रूप में प्रश्न है, और जब परीक्षक के पास इस तरह का प्रश्न होता है तो परीक्षक भी अपने ब्लूप्रिंट के आधार पर यह तय करता है कि जब कोई भेद से भी भेद के अंतर के भेद का क्वेश्चन आता है तो उसका जो मुख्य प्रथम जो उपसर्ग या शब्द जो भी लिया गया है उससे ही क्वेश्चन उसका निर्मित होता है। इसलिए चार उपसर्ग याद रखें इसके साथ। उपसर्ग और भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम उपसर्ग इसमें अति, तो अति देखते ही ये देखो हम, फिर ये देखो कि इसमें रस्व हो सकता है, ये माला शब्द है और इसकी जगह आप बहुब्री जैसा स्थिति आएगी, लेकिन इसको प्रादि तत्पुरुष करना है। ये इसमें ये जरूर याद रखें कि अति आते ही उसका विग्रह में अतिक्रांत लिखें और पीछे वाले में द्वितीय। इसी तरह औ वाले में औ के साथ आपको तृतीय कर देनी है। जैसे औ पुरुष है लिखा, जैसे मान लो तो औ कृष्ट है,
पुरुषेण, तृतीया करेंगे। औ आते ही औ की जगह उत्कृष्ट लिखना है और बाद वाले शब्द को तृतीया में लिखना है। इसी तरह जैसे परि है, जैसे लिखा परि पठन, तो परिग्लान पठनाय, ये चतुर्थी। अति के साथ द्वितीया, अति को अतिक्रांत लिखना है, उसमें द्वितीया करना। औ के साथ औकृष्ट लिखना है, उसमें तृतीया करना है। परि के साथ बाद वाले शब्द को चतुर्थी में लिखना है, परि की जगह परिग्लान के रूप में विग्रह करना है। परि को परिग्लान कहेंगे, अति को अतिक्रांत कहेंगे, औ को औकृष्ट कहेंगे और क्रम से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। उपसर्ग नाम याद रख लें, अति, औ, परि और निर। निर के साथ पंचमी करेंगे। जैसे एक उदाहरण लिखा, निष्कोशाम्बी, अब देखिए निष्कोशाम्बी, उत्तर तो देंगे हम बिल्कुल, प्रादि तत्पुरुष हुआ, क्योंकि अव्यय भाव नहीं हो सकता, विसर्ग का प्रयोग है। तो निर्गता है कोशाम्ब्या, पंचमी है, इसमें हमको पंचमी लिखनी है, कोशाम्ब्या। निस की जगह आपको निर्गत लिखना है, कोशाम्बी शब्द की पंचमी का प्रयोग करना है, निर्गत है कोशाम्ब्या। जैसे एक शब्द लिखा निर्भारत, विग्रह करेंगे, निर्गत है भारतात, भारत से निकला हुआ, निर्भारत कहेंगे। कोशाम्बी से निकला हुआ, निर्गत है कोशाम्ब्या। इन चार को याद रखें। प्रथम चार उपसर्ग पढ़े, लास्ट में एक एक विभक्ति के लिए एक एक उपसर्ग पढ़ा। अति देखते ही द्वितीय वर्णीय है, अव देखते ही तृतीय वर्णीय है, परि देखते ही चतुर्थी वर्णीय है और निर देखते आपको पंचमी करनी है। यहाँ ये तीनों तो बिल्कुल राइट है। निर, अव और अति को अच्छी तरह से याद कर लें, लेकिन वहाँ निर के रूप में थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ें, क्योंकि वहाँ आपसे गलती होने की संभावना है। क्योंकि जैसे निर्जन शब्द आ गया और फिर पूछा कौन सा समास है, तो अब हम यहाँ भी प्रादि तत्पुरुष लिख देंगे, जो गलत होगा। निर वाले को अच्छी तरह से पढ़ें। निर में आप तो यही याद रख लें कि यहाँ कोई स्थानवाचक शब्द हो तो वहाँ उसमें निरादयो क्रांताद्यर्थे पंचम्या की स्थिति है कि वहाँ पंचमी से जहाँ निकला हुआ अर्थ हो उसके रूप में अगर कोई स्थानवाचक शब्द आता है पीछे, तब आपको प्रादि तत्पुरुष बनना है। बहुत शॉर्ट में प्रादि तत्पुरुष हो सकता है। इसमें ज़्यादातर उदाहरण बहुब्री समास के होंगे। निर्जन में बहुब्री लिखें, निर्धन में बहुब्री लिखें, निर्भय में बहुब्री लिखें, क्योंकि जहाँ पर स्थानवाचक शब्द बाद में दिखाई देगा तब हम उसको प्रादि तत्पुरुष की तरफ लेंगे। बाकी इस तरह के शब्दों में हम उसको बहुब्री समास उत्तर भरना है। इस तरीके से निर को पढ़ना है। निर कठिन है। इसमें निर के साथ अव्ययी भाव भी है, निर के साथ प्रादि तत्पुरुष भी है, निर के साथ बहुब्री भी है, लेकिन निर के साथ अव्ययी भाव ज़्यादा है और बहुब्री ज़्यादा है। प्रादि तत्पुरुष बहुत कम उदाहरण है जिसमें कोई स्थानवाचक शब्द बाद में, जैसे भारत है, कोशाम्बी है, देश है, ऐसी कोई स्थितियाँ हो उसके रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। कोई विषय वस्तु हो जिससे निकला हुआ हो, जैसे निर्वेद, इस तरह का जो प्रयोग हो, वेद से निकला हुआ, निर्गत है वेदात, उसके रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन निर्जनय के रूप में हमको बहुब्री करना है। इसका अर्थ तो निकल गए हैं लोग जिस स्थान से, उसको निर्जन कहेंगे। वो किसी प्रदेश, देश के बारे में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये प्रादि तत्पुरुष में क्या बात याद रखनी है हमको? पहली बात, अव्ययी भाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। विसर्ग दीर्घ ई का प्रयोग हो सकता है। नदी शब्द है, बहुब्री कभी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इस उत्तर पद प्रधान है और उत्तर पद के रूप में उसकी विशेषता है, इसलिए इसको हमको प्रादि तत्पुरुष उत्तर भरना है। इस तरीके से हम प्रादि तत्पुरुष को पढ़ेंगे। प्रादि तत्पुरुष, प्रादि का मतलब प्र यानी उपसर्ग, उपसर्ग वाला तत्पुरुष। इसके बाद देखिए कुछ शॉर्ट हो रही है, थोड़ा सा गति और मध्यम, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है विषय वस्तु। देखिए अंत में तत्पुरुष समास में कुछ ये नाम दिए गए और उनमें एक इस तरह की पहचान है जिससे हम इन नामों को अच्छी तरह परिभाषित कर सकते हैं। कभी इनका ऑप्शन आपका गलत नहीं हो सकता।
कभी कभी ये कर दिया जाता है कि शब्द के समास के बाद में कोष्टक में लिखा रहता है कि इसमें गति समास है, और गति समास तत्पुरुष का एक भेद होता है। गति समास में सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है कि इसका जो विग्रह होगा उस विग्रह में उत्तर पद कत्वा प्रत्यय के रूप में होगा, और जो इसका समास होगा उसमें कत्वा की जगह आपको ल्यप कर देना है। ऐसा समास अब तक हमने किसी में पढ़ा ही नहीं, इस तरह का उदाहरण किसी समास में होता ही नहीं। इसकी तो बिल्कुल ही स्पष्ट पहचान है जिसमें गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा इस तरह का, साक्षात कृत्य। अब आपसे पूछा गया कौन सा समास, यहां देखिए कितना सरल, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता इसमें फिर भी आप इसको गलत नहीं कर सकते। आपको तो सिर्फ ये देखना है कि समस्त पद का दो पद नज़र से आने लगेंगे, एक साक्षात हो सकता है, एक कृत्य हो सकता है। तो अब आपको आपका जो उत्तर है वो इसके आधार पर ही लिखना है। आप जहाँ लास्ट में ल्यप प्रत्यय का ये आए उसके पीछे न विसर्ग होगा, न आ होगा, न म होगा, शुद्ध ये मिलेगा, और वो किसी क्रियावाचक शब्द के साथ ल्यप प्रत्यय के रूप में होगा। ये पहचान है, इससे आप उत्तर भर देंगे कौन सा, गति समास। और जब वो कहे कि विग्रह करिए तब और भी सरल है, तब इस पहले पद को लिखेंगे और फिर ये जो क्रिया देख लेंगे आप, ये क्री लिखेंगे और उसमें ये प्रत्यय जोड़ देंगे, कृत्वा, साक्षात कृत्वा। तो बिल्कुल सरल है। नाम है गति, और गति समास की पहचान तत्पुरुष के रूप में क्या होती है, समस्त पद दिखाई दे तो आपको देखना है, ऐसा भी आ जाए बहुत सरल है तो गलती नहीं करें। उसमें आपको देखना है कि लास्ट में अगर ये आ रहा है, जहाँ क्रिया के रूप में एक ल्यप प्रत्यय की जो पहचान मैंने आपको बताई थी, ये के बाद और कुछ नहीं होना चाहिए, वहाँ विसर्ग या आ या मैं आदि नहीं होने चाहिए। तो वहाँ फिर उसको हटा करके उस ल्यप प्रत्यय को हटा करके कत्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, उस पद को इधर लिख दिया जाता है। इसी तरह जैसे अब देखिए अस्तंग गत्य, अब बताएं समास कौन सा है, तो यहां भी देखिए गत्य लिखा हुआ है, ये ल्यप प्रत्यय, तो अस्तम गत्वा, ये विग्रह। जो धातु है गय, अगर तय लिखा है उसके आगे, इसका मतलब गत्वा होगा। कृत्य लिखा है, इसका मतलब कृत्वा। ऐसी 3-4-5 धातुएं हैं जिनके साथ आपको गति समास करना है, और वहाँ स्पष्ट है कृत्य आने पर कृत्वा लिखना है, गत्य आने पर गत्वा लिखना है, और समास का नाम आपको गति समास भरना है। इसी तरह से जैसे मान लो एक शब्द आया शुक्ली कृत्य, तो यहां भी देखिए कृत्य लिखा हुआ है, इसलिए यहां इसको करेंगे कृत्वा। इसमें थोड़ा सा यहां चेंज करने की बात है, इसमें ऐसा लिखते हैं शुक्लम शुक्लम, इसमें अंतर हुआ थोड़ा सा। इसका अर्थ है सफेद करके, तो सफेद किसको किया जाएगा, जो वस्तु सफेद नहीं है, तो उसका विलोम शब्द ए लगा दो पहले, शुक्लम, फिर इसका विलोम शब्द शुक्लम, और इसको कृत्वा। ऐसे शब्द का प्रयोग तब किया जाता है, इनका प्रयोग कब करेंगे, जब पहला शब्द कोई अकारांत है और उसके बाद में समास करने पर ई कर दिया गया, जैसे इनमें ई नहीं है, तो वहाँ हमको ये करना है। इस तरीके से उसका विग्रह कर सकते हैं। जैसे एक लिखा ये ग्रामी कृत्य, इसका मतलब अब यहाँ भी यही होगा, अग्रामम ग्रामम कृत्वा। इस तरीके से आपको इस समास पर एकाधिकार करना है, गति समास गलत नहीं हो। सीधा लास्ट में देखें कृत्य गत्य हत्य, इस तरह के शब्द आएंगे और उनको कृत्वा गत्वा हत्वा इस तरह के शब्द लिखना है। अगर लास्ट में यहाँ पहले पद के अंत में ई आ रहा है और पहले से ई नहीं हो उसमें, तब उसको इस तरह से विलोम के रूप में, और पहले से ही अगर ई है उस शब्द में, तब इसी तरह से विग्रह करेंगे। इस तरीके से आपको ये गति समास करना है। ऐसे शब्द आ जाते हैं जैसे ग्रामी कृत्य, यानी जो गांव नहीं है उसको गांव बनाकर,
इसके बाद देखो ये बहुत कम उदाहरणों के समास है, और ज़्यादा उदाहरण भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो इसी से पहचानना है और इससे गति समास को हम आराम से कर सकते हैं। इसमें किसी अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इन शब्दों को देख करके हम किसी भी शब्द को आगे देख करके इसका उदाहरण कर सकते हैं। एक नाम मध्यम पदलोपी के नाम से भी दिया गया। मध्यम पदलोपी के भी बहुत कम उदाहरण हैं, और उनमें ये देखा जाता है कि उसमें बीच का जो पद होता है उसका लोप किया जाता है। तो ऐसे उदाहरणों में जैसे एक उदाहरण है, जैसे पर्णशाला, हिंदी में अर्थ करेंगे पत्तियों से बनाई गई शाला, पत्तों से बनाई गई शाला। तो यहां बनाई गई शब्द का लोप हो रहा है, और यह विग्रह होगा पर्ण निर्मिता शाला। तो यहां इस निर्मित पद का लोप कर दिया और इन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए इसका नाम मध्यम पदलोपी भी होता है, इसको उत्तर पदलोपी भी कहते हैं। दोनों ही नाम है इसके, मध्यम पदलोपी और उत्तर पदलोपी। उत्तर पदलोपी तो इसलिए क्योंकि इसका उत्तर पद है, और मध्यम पद इसलिए कि इन दोनों का मध्यम पद है, इसलिए दोनों ही नाम दिए जाते हैं। एक है जैसे शाक पार्थिव है, तो शाक प्रिय पार्थिव है, या शाक प्रिय पार्थिव है, तो यहां इस प्रिय उत्तर पद का लोप कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, तो यहां भी मध्यम पदलोपी समास करेंगे। इसी तरह से जैसे देव ब्राह्मण है, तो देव पूजको ब्राह्मण है, इसमें पूजक शब्द का लोप कर देंगे और देव और ब्राह्मण शब्द के साथ समास कर देंगे। तो देव ब्राह्मण का अर्थ है देव के द्वारा पूजा जाने वाला, देव पूजक ब्राह्मण। और शाक प्रिय है जिसको पार्थिव है, ऐसा शाक पार्थिव। तो यहाँ पर ये प्रसिद्ध उदाहरण है, याद रखें इनको अच्छी तरह से, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कई बार परीक्षाओं में। तो शाक पार्थिव में आपको मध्यम पदलोपी या उत्तर पदलोपी कहना है, देव ब्राह्मण में अभी आपको उत्तर पदलोपी मध्यम पदलोपी करना है। यहाँ आकर के हम ये तत्पुरुष समास समाप्त करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ विशेष और उदाहरण जो एक एक सूत्र के आधार पर एक एक उदाहरण आए थे, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। इस तरह के भी उदाहरण आ सकते हैं। जैसे एक तो ये देखा आपने कि जैसे एक उदाहरण ये लिखें कृता कृतम। अब यहाँ देखिए कृतम च तद अकृतम या अकृतम च, कृतम च अकृतम च, तद भी लिख सकते हैं इसके साथ। तो अब देखो यहाँ विग्रह के दृष्टिकोण से भी ये तत्पुरुष जैसा लग नहीं रहा, लेकिन याद रखो यहाँ च होते हुए भी ये द्वंद्व समास नहीं है। तो ऐसे उदाहरण कठिन होते हैं और वहाँ गलत उत्तर भर जाते हैं। तो कर्ता कर्तव्य में कौन सा भरना है हमको? तत्पुरुष भरना है। याद रखो ऐसे और भी कई उदाहरण हो सकते हैं। एक पद जो बना हुआ है कथ प्रत्यांत में, उसका विलोम शब्द अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपको तत्पुरुष में भरना है। जैसे इसी को लिखा आपने पठितम च अपठितम च, पठिता पठितम वो भी इसमें आएगा। गतम च अगतम च, गता गतम वो भी इसी में आएगा। लिखितम च अलिखितम च, लिखिता लिखितम वो भी इसी में आएगा। इसका मतलब क्या नियम है? तय प्रत्यांत शब्द उसके विलोम शब्द के साथ लिखा जाए तो वहां आपको तत्पुरुष उत्तर भरना है। इसलिए ये इस तरह के उदाहरण को याद रखना है। एक दूसरा है कृष्ण सारंगय। कृष्ण च सारंगय च, यहां भी देखिए च। तो यहां नियम है कि दो रंगवाचक, काला और चित्कबरा, दो रंगवाचक शब्द एक साथ आएंगे, उनको भी हम तत्पुरुष में जगह देंगे। पाणिनि का एक सूत्र है वर्णो वर्णेन, यानी एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ समास होता है, वो भी किसमें आएगा? तत्पुरुष। तो ये विशेष उदाहरण है जिनको हम एक एक को अलग अलग पढ़ रहे हैं कि जहाँ दोनों तय प्रत्यांत विलोम शब्द के साथ आए वो भी आपका तत्पुरुष, दो रंगवाचक आते हैं तो भी वहाँ तत्पुरुष, और वहाँ ये जरूर याद रखें कि वहाँ यहाँ एक वचन का प्रयोग करना होगा। द्विवचन के रूप में अगर प्रयोग आ जाते हैं तब वो द्वंद्व में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ एक वचन किया गया।
इसी तरह से देखो, एक है अकिंचन, नास्ति किंचन यस्य से। अब विग्रह देखो बहुब्री का है, लेकिन ये समास कहलाएगा तत्पुरुष, अकिंचन। एक है जैसे मयूर व्यंसक है, मयूर च असौ व्यंसक है, धूर्त मयूर। अब मयूर विशेष्य है, ये विशेषण है, तो ये विशेष्य विशेषण वाला उदाहरण है मयूर व्यंसक के रूप में। इसी तरीके से तत्पुरुष समास के जो अन्य उदाहरणों की श्रेणी में जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे उदाहरण जैसे राजन शब्द, जैसे अंगुली शब्द, जैसे अहन शब्द, जैसे सखी शब्द, इन 4 शब्दों को हम समासांत में लेते हैं। यानी इनका जब भी हम समास करेंगे तो वहाँ इसको राजे के रूप में लिखा जाएगा, इसको अंगुलम के रूप में लिखा जाएगा, उसको अह के रूप में लिखा जाएगा और सखी को सखे के रूप में लिखा जाएगा। जैसे कृष्ण का मित्र तो कृष्ण सखे का आ जाएगा, कृष्ण से सखा कृष्ण सखे, ऐसा विग्रह करेंगे। उसको सखा नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे सखे। ये चारों शब्द तत्पुरुष समास में समासांत होते हैं, यानी इनके अंगुली शब्द के ई हट जाएगा, उसकी जगह अंगुलम आ जाएगा। रात्रि शब्द को भी रात्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। इनके साथ जब भी तत्पुरुष समास करें तो ये समासांत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एक कु शब्द होता है, जैसे कुपुरुष है, तो यहाँ कु का विग्रह के रूप में कुत्सित शब्द लिखना होता है। कुत्सित है पुरुष है, समास समानाधिकरण हुआ। समानाधिकरण तत्पुरुष में कुगति प्रायः कु के साथ कुत्सित अर्थ करते हैं और उसके साथ पीछे वाले शब्द को लिख करके उसके साथ प्रयोग किया जाता है। समास तत्पुरुष बने, उसका कोई भेद आता है तो कु के साथ समानाधिकरण के रूप में भरें। जब भी कु के स्थान पर का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे का पुरुष है भी हो सकता है, तो भी हमको विग्रह यही करना है। 3 शब्द होते हैं यहाँ कद के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कदन्नम, तो कुत्सितम अन्नम होगा, वो नपुंसकलिंग में करेंगे। जैसे कदन्नम शब्द लिखा तो कुत्सितम अन्नम, इस तरीके से विग्रह किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज ये पूरा तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। तत्पुरुष में बहुत सारे भेद हैं, लेकिन उनको इस तरीके से एक एक भेद के रूप में अगर आप पढ़ोगे, आपने उठा लिया एक दिन कि आज मेरे को उपपद समास पढ़ना है, तो उपपद के जितने भी उसकी पहचान हैं उनको हम पढ़ें अच्छी तरह से। जैसे आपने गति ले लिया, मध्यम पद, गति का मतलब क्या है उसके उदाहरण से समझें। मध्यम पद लोपी के उदाहरण कुछ कम है, उसके आधार पर उसको याद रखें। इसकी तरीके से कुछ उदाहरणों में जैसे एव का प्रयोग हो जाता है, जैसे तपोधनम लिखा है, विद्याधनम लिखा है, ऐसे जो उदाहरण आते हैं, जैसे विद्याधनम, तपोधनम, यशोधनम, तो यहाँ दोनों पदों के बीच में है ये कर्मधारय समास दोनों ही, इनमें बीच में एव आता है, इव नहीं आता। विद्या एव धनम, इसी तरह तप एव धनम। याद रखो विद्याधनम आ सकता है ऐसा, क्योंकि एक पैराग्राफ है ना, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो मान लो वो पैराग्राफ आ जाए, पूछे विद्याधनम में कौन सा समास है, तो कर्मधारय। विग्रह क्या है, तो विद्या एव धनम, और तपोधनम का भी तप एव धनम। इस तरीके से आप पूरे तत्पुरुष समास को पढ़ सकते हैं। अब कल हम बहुब्री समास पढ़ेंगे और इससे बिल्कुल तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।